हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एम्बिशन स्टडी सेंटर्स ऑनलाइन क्लास। हम लेंसेज इस लेसन में अभी तक के देखा कि जो आपका आई का पोर्शन है, मतलब कि जो ह्यूमन आई और उसका वर्किंग, किस प्रकार से ह्यूमन आई वर्क करता है, कैसे वहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट को अगर हम देखते हैं तो उसकी इमेज फॉर्म होती है ऑन द रेटिना। ये सारी चीज़ें हमने कल के क्लास में पढ़ी। आपने पूरा स्ट्रक्चर और उसके फंक्शंस आप पूरे पढ़कर आए हो, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। और आज देखते हैं कि ऑब्जेक्ट की, जैसे कि दूर के ऑब्जेक्ट हो गए या पास के ऑब्जेक्ट हो गए, तो इनको हमारा ह्यूमन आई किस प्रकार से डिटेक्ट करता है और कैसे उसको देखता है, मतलब कि किस प्रकार से वो जो लेंसेस होती है, कैसे रिफ्रैक्शन होता है वो आईज में, वो सारी चीज़ें, या फिर कैसे वो इमेज एक प्रकार से फॉर्म होती है या हमें देखने में वो पॉसिबल हो पाती है, विजिबल हो पाती है। ये सारी चीज़ें आज हम देखेंगे आज के क्लास में। आज के क्लास में देखेंगे कुछ डिफेक्ट भी। डिफेक्ट मतलब कि जैसा किसी किसी को होता है कि दूर की चीज़ें जल्दी नहीं दिख पाती, या कोई कोई इंसान को होता है कि उनके आंखों में कुछ प्रॉब्लम होने के कारण उनको पास की चीज़ें जल्दी दिख नहीं पाती अच्छे से क्लियरली। तो ये सारी चीज़ें किन कारण की वजह से होता है और क्या उसमें चेंजेस उस डिफेक्ट में देखे जाते हैं, ये सारी चीज़ें भी आज हम देखने वाले हैं। शुरुआत करते हैं आपके पेज नंबर 87 से, जो कि आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 87 से मैं शुरुआत कर रहा हूँ, जिसमें आपको एक टॉपिक दिया, एक छोटा सा पैराग्राफ दिया हुआ है स्टार्टिंग में ही। वो पैराग्राफ को ही मैंने इस डायग्राम की मदद से एक्सप्लेन करा है। ठीक है, सबसे पहले क्या हुआ है कि ये जो डायग्राम है ये एक्चुअली में क्या बोल रहा है कि अगर कोई लाइट है, मतलब कि कोई ऑब्जेक्ट है जो कि दूर डिस्टेंस पे है, अगर कोई ऑब्जेक्ट है जो कि दूर डिस्टेंस पे, अब दूर डिस्टेंस पे होने का मीनिंग क्या है? दूर डिस्टेंस पे मतलब कि अगर सपोज करके चलो कि ये मेरी पोजीशन है आई की, और मेरे से वो ऑब्जेक्ट कहीं तो भी बहुत दूर डिस्टेंस पे है, ज़्यादा डिस्टेंस पे, तो उसको देखने के लिए, उसको ऑब्जर्व करने के लिए जो मेरे आईज के लेंस में जो चेंजेस आएंगे उसे हम स्टडी कर रहे हैं। अब देखो क्या बोला जा रहा है, व्हाइल सीइंग द ऑब्जेक्ट एट अ लार्ज इनफाइनाइट डिस्टेंसेस, मतलब कि जब हमारी आंखें कोई लार्ज या फिर बहुत दूर के ऑब्जेक्ट को देखने की कोशिश करती है, व्हाइल सीइंग द ऑब्जेक्ट एट लार्ज इनफाइनाइट डिस्टेंसेस, द लेंस ऑफ द आई बिकम फ्लैट एंड इट्स फोकल लेंथ इंक्रीजेस एज शोन इन द फिगर। क्या होता है कि जब अगर हमारी आंखें किसी दूर रहे ऑब्जेक्ट को देखने की कोशिश करें, कोई दूर डिस्टेंस पे अगर कोई ऑब्जेक्ट है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे भी अगर है, तो उसको अगर देखने की कोशिश करते हैं तो जो हमारी आईलेंस होती है, आपने कल पढ़े आईलेंस, तो जो आईलेंस है वो कैसी हो जाती है? थोड़ी सी फ्लैट हो जाती है। मतलब कि अगर नॉर्मल अगर आप आईलेंस देखोगे तो वो कुछ इस प्रकार से रहेगी। सपोज करके चलते नॉर्मल आईलेंस इस प्रकार से है, तो जब कोई दूर के ऑब्जेक्ट अगर आप देख रहे हो तो आपकी आईलेंस थोड़ी ऐसी फ्लैट हो जाती है, कुछ ऐसी फ्लैट हो जाती है। मतलब ये जो सिलियरी मसल्स है ये वहां पर उसको मदद करती है रिलैक्स होने के साथ साथ, समझ में आ रहा है? तो वो बन जाती है फ्लैट। ठीक है, इसीलिए बोला गया है कि व्हाइल सीइंग द ऑब्जेक्ट एट लार्ज एंड इनफाइनाइट डिस्टेंसेस, द लेंस ऑफ द आई बिकम्स फ्लैट एंड इट्स फोकल लेंथ, और उसकी जो फोकल लेंथ है वो भी इंक्रीज होती है। उसकी फोकल लेंथ भी क्या होती है? इंक्रीज होती है। अब समझ में आया ना? फोकल लेंथ तो आपको पता ही है, ऑप्टिकल सेंटर से लेके जहां तक के वो फोकस होती है, मतलब कि ये रेटिना तक के यहाँ से, समझ में आ रहा है? वो इनफाइनाइट है इसलिए हमने ऐसा पैरेलल लाइन शो करे, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है इसलिए पैरेलल लाइन शो करे। समझ में आ रहा है? पास में नहीं है ऑब्जेक्ट, अगर पास में होता तो एक पर्टिकुलर पॉइंट से वो ऑब्जेक्ट की लाइट ट्रैवल कर दी और वहां से हम देख पाते उसको, लेकिन यहाँ पर क्या है? इनफाइनाइट डिस्टेंस है, तो लेफ्ट हैंड साइड में जहाँ से लाइट आ रही है उसको हमने पैरेलल शो करे बिकॉज ऑफ इनफाइनाइट और डिस्टेंस ऑब्जेक्ट के लिए, और वो क्या होती है? उसकी फोकल लेंथ इंक्रीज होती है। फोकल लेंथ क्या होती है? उसकी इंक्रीज होती है। वही अगर मैं बात करूँ अभी दूसरे फिगर की, मतलब फिगर बी की, तो वहां पर क्या है कि जब हम कोई पास के ऑब्जेक्ट देखते हैं, नियर बाय ऑब्जेक्ट का मीनिंग क्या होता है? जो ऑब्जेक्ट ज्यादा दूरी पर नहीं है, नजदीक है, हमारे थोड़े से हमारे आंखों के नजदीक है, नियर बाय ऑब्जेक्ट, तो देखो क्या होता है, व्हाइल सीइंग द नियर बाय ऑब्जेक्ट द लेंस बिकम मोर राउंडेड, मतलब कि हमारा अगर नॉर्मल अगर लेंस का अगर साइज इतना है तो वो थोड़ा ऐसा हो जाता है, ऐसा थोड़ा राउंडेड शेप में, ऐसे पकड़ सकते हो, ऐसे, और ये
ऐसे ऐसे हल्का सा राउंडेड, पूरा राउंडेड नहीं, पूरा ऐसा गोल राउंडेड नहीं, हल्का सा राउंडेड शेप में बन जाता है हमारा आई का लेंस। समझ में आ रहा है? मतलब जो आई लेंस होती है हमारी वो कैसी हो जाती है, राउंडेड शेप में आ जाती है, मोर राउंडेड, एंड इट्स फोकल लेंथ डिक्रीज, और उसकी जो फोकल लेंथ है वो भी क्या होती है, बोले डिक्रीज होती है। तो फोकल लेंथ अगर डिक्रीज हो रही है, फोकल लेंथ अगर डिक्रीज हो रही है तो हमारी आई लेंस क्या होंगी, राउंडेड बन जाएंगी, और उस तरीके से हम जो नियर बाय ऑब्जेक्ट है, नियर बाय ऑब्जेक्ट का मीनिंग क्या होता है कि जो हमारे आंखों से ज्यादा डिस्टेंस पे नहीं है। समझ में आ रहा है? मतलब हमारी आईज की पोजीशन और जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन है वो उसमें ज्यादा फर्क नहीं है, ज्यादा डिस्टेंस नहीं है, उसको बोला जाता है नियर बाय ऑब्जेक्ट, मतलब पास में, आजू बाजू में, सराउंडिंग में रहने वाले ऑब्जेक्ट। समझ में आ रहा है? तो उन ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हमारी जो आई लेंस है वो हल्की सी राउंडेड बन जाती है, और राउंडेड होने के साथ पूरी तरीके से राउंडेड नहीं होंगे, ये ध्यान में रखना, ठीक है? कुछ हद तक के वो राउंडेड होती है, और राउंडेड होने के साथ साथ उसकी जो फोकल लेंथ है वो भी कम हो जाती है। क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ठीक है, तो ये हो गया था आपका, ये बस यही दो टॉपिक आपको क्लियर करना है यहाँ पे कि जब हम पास के ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो हमारी आई लेंस जो है वो राउंडेड हो जाती है, राउंडेड होने के साथ साथ उसकी फोकल लेंथ कम होती है, डिक्रीज होती है। उसके बाद में अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर दूर डिस्टेंस पे है तो जो आई लेंस है वो ज़्यादा फ्लैट हो जाती है। फ्लैट होने का मीनिंग थोड़ी सी ऐसी और फैल जाती है वो, और फैलने के साथ साथ, फ्लैट होने के साथ साथ वहाँ पर जो उसकी फोकल लेंथ है वो भी इंक्रीज होती है। फोकल लेंथ क्या होती है, उस आई लेंस की इंक्रीज होती है। समझ में आ रहा है? तो इस प्रकार से ये दो डिफरेंस आपको ध्यान में रखना है। अब हम देखते हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन। पावर ऑफ अकोमोडेशन देखने से पहले इसका अगर आप स्क्रीनशॉट ले रहे हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये ध्यान में रखना है पॉइंट, हो सकता है कि डिफरेंस में वगैरह या फिर ट्रू और फॉल्स में पूछने आ जाए, तो ऐसे आपको टॉपिक वाइज उसको ध्यान में भी रखना है कि हाँ ये इस प्रकार से क्वेश्चन यहाँ पर आ सकता है। या फिर जब आप ह्यूमन आई का फंक्शनिंग बताओगे तो आपको ये पॉइंट तो मेंशन करना ही पड़ेगा कि फोकल लेंथ इंक्रीज होती है तो कब इंक्रीज होती है, जब दूर के ऑब्जेक्ट को देखना है, और जब फोकल लेंथ डिक्रीज होती है मतलब कि पास के ऑब्जेक्ट को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, ऐसा है। चलो अभी हमने वो डिफरेंस देखे, मतलब डिफरेंस शेप कैसे चेंज होता है लेंस का वो हमने समझे। अभी हम देखते हैं उसी के बेसिस पे पावर ऑफ अकोमोडेशन। क्या देखते हैं? पावर ऑफ अकोमोडेशन। अब पावर यहाँ पर ये जो वर्ड आया है ये जनरली रिलेट करेगा लेंस ऑफ पावर के साथ में। जो लेंस होती है जिसका पावर हमने जो पढ़े थे विद रिस्पेक्ट टू फोकल लेंथ, है ना, विद रिस्पेक्ट टू फोकल लेंथ हमने पावर पढ़े थे लेंस का। तो यहाँ पर भी कुछ उसी प्रकार से, लेकिन थोड़ा चेंज है। क्या चेंज है वो आपको डेफिनेशन से और कुछ मैंने लिखे पॉइंट से आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलो पढ़ते हैं क्या बोल रहा है। पावर ऑफ अकोमोडेशन मीन्स, पावर ऑफ अकोमोडेशन इज द, पावर ऑफ अकोमोडेशन इज द एबिलिटी ऑफ द लेंस, मतलब कि हमारे आई लेंस की एक एबिलिटी, ऐसी एबिलिटी लेंस की टू फोकस नियर एंड फार ऑब्जेक्ट क्लियरली ऑन अ रेटिना। इसका मीनिंग क्या है? बाय एडजस्टिंग इट्स फोकल लेंथ। इसका मीनिंग क्या है? देखो आपके जो आईज में जो लेंस प्रेजेंट होती है उस लेंस की ऐसी एबिलिटी, उसकी ऐसी क्षमता जिसको हम बोलेंगे, ठीक है, उसकी ऐसी क्षमता, या फिर आपके टेक्स्ट बुक की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग उसकी कैपेसिटी बोल सकते हैं। टेक्स्ट बुक की डेफिनेशन में जो बोला है आपको पावर ऑफ अकोमोडेशन के, वहां पर यूज किया है वर्ड कैपेसिटी, मैंने वर्ड किया यहाँ पर यूज एबिलिटी। मतलब उस आई लेंस की ऐसी एबिलिटी, जिस एबिलिटी के दम पे वो जो आई लेंस है वो क्या कर पाती है, वो किसी दूर रखे या फिर पास में रखे ऑब्जेक्ट को क्लियरली फोकस कर पाती है, मतलब उसको विजिबल कर पाती है। समझ में आ रहा है? उसको प्रॉपरली वो देख पाती है हमारी आई लेंस, और उसकी जो इमेज है वो रेटिना पे वो प्रोड्यूस करती है बाय एडजस्टिंग द फोकल लेंथ। वो अपनी फोकल लेंथ एडजस्ट करके, मतलब कि कम ज्यादा करके, फोकल लेंथ को इंक्रीज और डिक्रीज करके, जो हमारी आई लेंस है वो कोई ऑब्जेक्ट को जो कि दूर डिस्टेंस पे हो या पास में हो उसको बराबर से प्रोड्यूस करती है, उसकी इमेज रेटिना पे। उसको बोला जाता है पावर ऑफ अकोमोडेशन। जैसा अभी मैं एग्जांपल के तौर पे बोलूंगा, तो आप अगर कुछ दूर के ऑब्जेक्ट को देख रहे हो, आपसे बहुत दूर इन्फिनिटी पोजीशन पे कोई ऑब्जेक्ट लाइक आप अगर दूर बैठे उधर दूर के माउंटेन्स को अगर देख रहे हो, सपोज जो आपके आईज से काफी दूर है,
आई लेंस आपकी फ्लैट हो जाएगी, फ्लैट होगी मतलब कि वो अपनी फोकल लेंथ एडजस्ट कर रही है, फोकल लेंथ एडजस्ट करके वो दूर डिस्टेंस पे जो ऑब्जेक्ट है उसको देखने का काम कर रही है, मतलब उसको प्रॉपरली उसकी जो इमेज है वो अपने आईज के रेटिना पे वो क्या कर रही है, प्रोड्यूस कर रही है, करती है। उसी एबिलिटी को बोला जाता है पावर ऑफ अकोमोडेशन, उसी एबिलिटी को क्या बोला जाता है, पावर ऑफ अकोमोडेशन। अब मैंने वो एग्जांपल बताया, ऐसे बहुत सारी चीजें होंगी। अगर कोई पास में भी ऑब्जेक्ट है, जैसा आप अभी कोई बुक रीडिंग करते हो तो वहां पर जो आपका बुक है उसको आप क्यों देख पाते हो, क्योंकि आपकी जो आई लेंस है वो अपनी फोकल लेंथ एडजस्ट करती है उस हिसाब से, ताकि आप उस बुक को क्लियरली देख पाओ। समझ में आ रहा है? और जैसे जैसे वो फोकल लेंथ एडजस्ट करती है वैसे वैसे आप पास के या फिर दूर के ऑब्जेक्ट को देख पाते हो प्रॉपरली, और उस एबिलिटी को, लेंस की वो एबिलिटी जिससे कि वो अपनी फोकल लेंथ एडजस्ट करके दूर या फिर पास के ऑब्जेक्ट को प्रॉपरली रेटिना पे शो करती है, उसे बोला जाता है पावर ऑफ अकोमोडेशन। उसे क्या बोलेंगे हम, पावर ऑफ अकोमोडेशन। बहुत ही सिंपल इसमें लिख के दिया मैंने, क्या बोल रहा है, पावर ऑफ अकोमोडेशन इज द एबिलिटी ऑफ द लेंस टू फोकस नियर एंड फार ऑब्जेक्ट। ऐसी एबिलिटी लेंस की जो फोकस करती है नियर एंड फार ऑब्जेक्ट, मतलब नियर का मीनिंग होता है पास वाले और फार का मीनिंग होता है दूर के, समझ में, दूर डिस्टेंस पे, दूर के ऑब्जेक्ट को क्लियरली ऑन द रेटिना। समझ में आया, मतलब उस ऑब्जेक्ट को फोकस कराती है क्लियरली ऑन द रेटिना। फोकस का मीनिंग एक प्रकार से यहाँ पे कॉन्वर्ज का मीनिंग कॉन्वर्ज हो जाएगा, ठीक है, रेटिना पे कॉन्वर्ज कराती है बाय एडजस्टिंग इट्स फोकल लेंथ। क्या एडजस्ट करके, फोकल लेंथ को एडजस्ट करके, उसको बोला जाता है पावर ऑफ अकोमोडेशन। अब आपके टेक्स्ट बुक में ये डेफिनेशन दी हुई है जो मैंने ब्लैक पेन से लिखा, इसलिए मैंने बोला कि आपको कंफ्यूज ना हो तो ये भी डेफिनेशन लिखकर दे दिया। देखते हैं उसको भी क्या बोल रहा है, मीनिंग सेम ही रहेगा। द कैपेसिटी ऑफ द लेंस टू चेंज इट्स फोकल लेंथ एज पर नीड, वही है कैपेसिटी का मीनिंग, यहाँ पर पकड़ के चलो एबिलिटी है उसमें एक प्रकार की उसकी, ठीक है। तो जो लेंस की कैपेसिटी या फिर एबिलिटी ऑफ द लेंस टू चेंज इट्स फोकल लेंथ, बोला मैंने वही कि फोकल लेंथ एडजस्ट करते हैं, मतलब कि वो अपनी फोकल लेंथ चेंज करेंगी, इंक्रीज या फिर डिक्रीज एज पर नीड, मतलब जैसी जैसी उसकी जरूरत है। अगर दूर का ऑब्जेक्ट है तो फोकल लेंथ इंक्रीज होती है, इसके पहले ही देखिए, पास का ऑब्जेक्ट है तो फोकल लेंथ डिक्रीज होती है, बराबर है। तो ये हमने देखे ना जस्ट इसके पहले, इसीलिए उस प्रकार से जैसे जैसी जरूरत है वैसे वैसे वो अपनी फोकल लेंथ क्या करती है, आई लेंस एडजस्ट करती है, और उसकी वो कैपेसिटी उस फोकल लेंथ को एडजस्ट करने की एज पर नीड, उसको भी बोला जाता है पावर ऑफ अकोमोडेशन। उसको क्या बोला जाता है, पावर ऑफ अकोमोडेशन। समझ में आ रहा? इस प्रकार से ये दो डेफिनेशन आपको लिखना पड़ेगा अगर आपको पावर ऑफ अकोमोडेशन आया तो। चांसेस है 1 मार्क के लिए पूछ सकते हैं व्हाट डू यू मीन बाय पावर ऑफ अकोमोडेशन, या फिर हो सकता है कि एमसीक्यू में आ सकता है ना, एमसीक्यू वगैरह में आ सकता है, तो ऐसा आपको ध्यान में रखना है। या फिर ऐसा हो सकता है कि नेम द फॉलोइंग में द एबिलिटी ऑफ और कैपेसिटी ऑफ अ लेंस, आई लेंस टू चेंज इट्स फोकल लेंथ एज पर नीड, और उसका नाम लिखो तो पावर ऑफ अकोमोडेशन उसका नाम होगा वो। समझ में आ रहा है ऐसे, ठीक है। उसके बाद में क्या बोला है नेक्स्ट पॉइंट, पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ आई इज लिमिटेड, मतलब कि जो पावर ऑफ अकोमोडेशन है, अब वो भी ऐसा नहीं है कि अगर बहुत दूर ऑब्जेक्ट है एकदम ही दूर तो उसको हम देख पाएंगे, हमारी आई पूरी की पूरी फैल जाएंगे, ऐसा नहीं है। उसकी भी एक पर्टिकुलर लिमिट होती है, क्योंकि हमारी आई जो है वो इलास्टिक लेंथ होती है, मतलब कि वो पर्टिकुलर लिमिट तक के ही वो स्ट्रेच हो सकती है, ठीक है। पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ आई इज लिमिटेड मींस फोकल लेंथ ऑफ द आई, हमने बोले ना पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ द आई लिमिटेड है। अब लिमिटेड है मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि जो फोकल लेंथ होती है आई की कैन नॉट बी रिड्यूस बियॉन्ड अ सर्टन मिनिमम लिमिट, मतलब कि एक मिनिमम लिमिट के नीचे वो रिड्यूस नहीं की जा सकती। अगर आपकी एक पावर ऑफ अकोमोडेशन की भी एक लिमिट होती है, उस लिमिट के नीचे आप उसको क्या नहीं कर सकते, फोकल लेंथ को रिड्यूस नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये आपने ध्यान में रखना है फॉर द पावर ऑफ अकोमोडेशन। उसके बाद में अभी ये कुछ और पॉइंट हम कवर करते हैं जो कि आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 87 पे दिए हुए हैं, ठीक है, ग्रीन कलर के बॉक्स में दिए हुए थे, तो मैंने वो क्लियर करने का सोच लिया यहाँ पर, तो चलो उसको भी क्लियर करते हैं। बहुत ही आसान है, देखो बस कॉन्सेंट्रेट करके सुनो। द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ नॉर्मल आई at which it is clearly visible without stress on the eye is called as minimum distance of the distinct vision। अब distinct का मीनिंग सबसे पहले क्लियर करो बाबा, तो distinct का मीनिंग होता है कि अलग अलग पोजीशन पे डिफरेंट विजन, समझ में आ रहा है। तो अलग अलग विजन के लिए, अलग अलग दृष्टि के लिए
ऐसा हम बोल सकते हैं। विजन मीन्स क्या होता है, एक प्रकार से दृष्टि। दृष्टि समझ में आ रहा है। तो जो अलग अलग दृष्टि होती है, जो देखने का अपना नजरिया होता है, उसके लिए क्या होता है कि अगर कोई मिनिमम डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट का, किसी ऑब्जेक्ट का मिनिमम डिस्टेंस जहां से हमारी नॉर्मल आए उस ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख पाती है विदाउट स्ट्रेस। विदाउट स्ट्रेस का मीनिंग क्या है कि उस हमारे आई लेंस पे किसी भी प्रकार से स्ट्रेस नहीं पड़ने वाला। मतलब उसको देखने के लिए हम एकदम ऐसे स्ट्रेसफुली देख रहे हैं उसको, ऐसे मतलब आके फुला के या फिर बहुत छोटी छोटी करके कि अरे दिख जाए, ऐसा नहीं। विदाउट स्ट्रेस, एक नॉर्मल विजन के लिए, प्रॉपर विजन के लिए अगर हम कोई ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं जो कि मिनिमम डिस्टेंस पे है, तो उसे बोला जाता है मिनिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। उसे क्या बोला जाता है, मिनिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। मतलब ऐसा डिस्टेंस जहां पे हम किसी ऑब्जेक्ट को नॉर्मल आई से देख पाते हैं विदाउट एनी स्ट्रेस, उस मिनिमम डिस्टेंस को बोला जाता है मिनिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ठीक है, उस ऑब्जेक्ट के मिनिमम डिस्टेंस को बोला जाता है मिनिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। डिस्टिंक्ट का मीनिंग अलग अलग, ये डिस्टिंक्ट का मीनिंग अलग अलग विजन के लिए। ठीक है, आगे में द पोजीशन ऑफ अ ऑब्जेक्ट ऑफ दिस डिस्टेंस, मतलब ये मिनिमम डिस्टेंस के लिए जो पोजीशन रहेगी ऑब्जेक्ट को, उसको बोला जाएगा नियर पॉइंट ऑफ आई। मतलब कि अगर मैं कंसीडर करता हूँ आपका यहाँ पर ये आई है, आई की लेंस है, ठीक है, और यहाँ पर ये जो आई लेंस की जो पोजीशन है, यहाँ पे सपोज इतने डिस्टेंस पे आपका ऑब्जेक्ट है, तो ये रहेगा आपका नियर पॉइंट, ये है आपका मिनिमम डिस्टेंस, ये है आपका मिनिमम डिस्टेंस। तो आपका आई क्या कर रहा है, ये जो पॉइंट है इसको आराम से देख पा रहा है, तो ये हो गया इसका नियर पॉइंट। मतलब है, समझ में आ रहा है, मतलब कि एक नियर जो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब यहाँ पर ऑब्जेक्ट की पोजीशन है और यहाँ पर आई है आपका। अब ये प्रॉपरली इसको देख पा रहा है, मतलब कि क्या होगा कि जो पोजीशन है ऑब्जेक्ट की उस डिस्टेंस पे, उसको बोला जाएगा नियर पॉइंट। उसको क्या बोला जाएगा, नियर पॉइंट। मिनिमम डिस्टेंस है इसलिए। फॉर अ नॉर्मल ह्यूमन आई, मतलब एक नॉर्मल ह्यूमन आई के लिए जो नियर पॉइंट होता है वो 25 सेंटीमीटर पे होता है। मतलब आपके आई से 25 सेंटीमीटर तक का जो डिस्टेंस रहेगा वो नियर पॉइंट रहेगा उस आई का। समझ में आ रहा है। चलो उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, द फारदेस्ट डिस्टेंस। अब फारदेस्ट का मीनिंग क्या है, दूर। फारदेस्ट का मीनिंग क्या है, दूर का, ज्यादा। ठीक है, द फारदेस्ट डिस्टेंस, मैक्सिमम भी बोल सकते हैं आप उसके लिए। फारदेस्ट का मीनिंग यहाँ पर आप यहाँ पे मैक्सिमम बोल सकते हैं, द मैक्सिमम डिस्टेंस। द मैक्सिमम डिस्टेंस और फारदेस्ट डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम ह्यूमन आई, मतलब इंसानी आंखों से जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस रहेगा वो ज्यादा रहेगा, मैक्सिमम रहेगा, एट विच इट इज क्लियरली विजिबल विदाउट स्ट्रेच। लेकिन उसमें भी जो वो ऑब्जेक्ट है वो चाहे क्यों ना दूर हो, लेकिन वो हमें क्लियरली दिखाई देता है, उसे बोला जाता है फारदेस्ट डिस्टेंस ऑफ द डिस्टिंक्ट विजन। उसे क्या बोला जाएगा, फारदेस्ट डिस्टेंस ऑफ द डिस्टिंक्ट विजन। मतलब कोई ऑब्जेक्ट है जिसको हम बहुत दूर से देख रहे हैं, ज्यादा डिस्टेंस पे देख रहे हैं, तो उस पर्टिकुलर डिस्टेंस तक के जब हम देखते हैं तो विदाउट स्ट्रेस, मतलब हम ना ज्यादा जोर दे रहे हैं हमारी आंखों पे ना कुछ, बस ऐसे नॉर्मल देख रहे हैं और हमको वो चीज़ आराम से दिखकर पड़ रही है। जैसे कि आप कभी कभी देखते हो कि आसमान में अगर एरोप्लेन उड़ रहा है तो वो आप क्लियरली कभी कभार देख पाते हो, लेकिन उसका डिस्टेंस तो बहुत है, ज़्यादा होता है। तो वैसे डिस्टेंस को बोला जाता है फारदेस्ट डिस्टेंस ऑफ द डिस्टिंक्ट विजन। अब क्या हो रहा है वहाँ पर, द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एट दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड द फार पॉइंट ऑफ द आई। और जो पोजीशन रहेगी ऑब्जेक्ट की उस डिस्टेंस के लिए, उस पोजीशन को बोला जाएगा फार पॉइंट ऑफ द आई। उसको क्या बोला जाएगा, फार पॉइंट ऑफ द आई। और जो नॉर्मल ह्यूमन आई के लिए अगर हम बात करेंगे, फॉर नॉर्मल ह्यूमन आई जब फार पॉइंट होता है, जो फारदेस्ट डिस्टेंस होता है, जो मैक्सिमम पॉइंट होता है डिस्टेंस का, उसको बोला जाता है इंफिनिटी। उस पॉइंट को क्या बोला जाएगा, इंफिनिटी। मतलब बहुत दूर से वो डिस्टेंस आ रहा है, उसकी एग्जैक्ट पोजीशन हमें पता नहीं, इंफिनिटी पे, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे। समझ में आ रहा ऐसे, ठीक है। तो ये हो गया आपके पूरे ह्यूमन आई के बारे में पूरा ही। अभी हम देखेंगे डिफेक्ट ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन। ह्यूमन आई में पाए जाने वाले डिफेक्ट, तो उनका करेक्शन कैसे किया जाएगा और वो कौन से डिफेक्ट होते हैं। हमको 3 प्रकार के डिफेक्ट पढ़ना है, तो देखते हैं हम तीनों प्रकार के डिफेक्ट। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो।
चलो अभी देखते हैं डिफेक्ट ऑफ विजन और उसको करेक्ट कैसे किया जाए। मतलब कभी कभी आपने देखे होंगे कोई कोई लोगों को दिखने में प्रॉब्लम होती है, पास की चीज़ देखने में प्रॉब्लम होती है, या कभी कभी होता है कि दूर की चीज़ें देखने में, बुक्स पढ़ने में, छोटे अक्षर देखने में प्रॉब्लम होती है, उनको पढ़ते नहीं जमता। ज़्यादातर ओल्ड, अगर हम लोग ओल्ड जो आपके घर पे बड़े बुजुर्ग होंगे तो वहाँ पर उनको ज़्यादा प्रॉब्लम देखने मिलती है। अभी तो ऐसा हो चुका है कि बहुत से छोटी उम्र से ही बच्चों को स्पेक्टैकल्स लगने लगते हैं। तो ये स्पेक्टैकल्स वगैरह जो है, चश्मे वगैरह जो है, वो लगते क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ कि उनके विजन में डिफेक्ट आता है। तो उस डिफेक्ट को करेक्ट कराने के लिए हम अलग लेंस का यूज करते हैं, मतलब कि एक दूसरे लेंस का यूज करते हैं उसको करेक्ट कराने के लिए। और उन डिफेक्ट में क्या होता है एक्चुअली वो हम देखते हैं अभी पहले, ठीक है। पहले दिया हुआ है आपको नियर साइटेडनेस और मायोपिया। अब ये नियर साइटेडनेस और मायोपिया मीन्स क्या? तो ये जो डिफेक्ट है ये इसके बारे में बताता है कि किसी दूर का ऑब्जेक्ट अगर हम देखते हैं तो वो हमें क्लियरली दिखाई नहीं देता। अगर हम बात करें किसी दूर के ऑब्जेक्ट की तो वो हमें क्लियरली दिखाई नहीं देता। वो जो इमेज फॉर्म होती है दूर के ऑब्जेक्ट की वो इन फ्रंट ऑफ रेटिना होती है। जो हमारे आई में जो रेटिना प्रेजेंट होता है उस आई के रेटिना के सामने वो इमेज प्रोड्यूस होती है, बल्कि इमेज उसके ऊपर में प्रोड्यूस होना चाहिए, रेटिना के ऊपर में, तब जाके हम उसको क्लियर देख पाते हैं, ठीक है। तो जब हम बात करते हैं इनसाइटेडनेस की, मायोपिया की, तो वहां पर क्या होता है? मायोपिया में क्या होता है? वहां पे जो दूर के ऑब्जेक्ट है उनको हम क्लियरली देख नहीं पाते। वही अगर बात करेंगे पास के ऑब्जेक्ट की तो वो हमें क्लियरली दिखाई देते हैं। उस डिफेक्ट को बोला जाता है इनसाइटेडनेस। उस डिफेक्ट को क्या कहा जाता है? इनसाइटेडनेस। समझ में आ रहा है? अब ये जो डिफेक्ट है इनसाइटेडनेस, ये दो कारण की वजह से होता है। पहला होता है कि अगर जो आपका कर्वेचर है लेंस का जो कर्वेचर है वो अगर बढ़ गया, वो अगर एलोंगेट हो गया तो होता है। और दूसरा आई लेंस का अगर कर्वेचर बढ़ गया तो वो कॉर्निया का भी, ये जो आपका है, ये ब्लैक कलर में जो मैंने ड्रॉ किया ये है आपका कॉर्निया, तो ये कॉर्निया का अगर कर्वेचर बढ़ गया, ये कॉर्निया जो है, ये कॉर्निया का अगर कर्वेचर बढ़ गया तो अपने आप हमें वो कहीं ना कहीं पे इनसाइटेडनेस की प्रॉब्लम होगी, है ना। और अगर कॉर्निया का कर्वेचर बढ़ गया तो होती है, या फिर आई लेंस का भी अगर कर्वेचर बढ़ गया तो भी हमें दिक्कत होती है इनसाइटेडनेस की। मतलब कि हमें दूर का ऑब्जेक्ट देखने में दिक्कत होती है। मतलब कि अगर मैं बात करूंगा यहाँ पर लिखे हुए पॉइंट की, देखो क्या बोल रहा है कि इन नियर साइटेडनेस द इमेज ऑफ द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट फॉर्म इन फ्रंट ऑफ द रेटिना। इन फ्रंट ऑफ द रेटिना मतलब देखो, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं पास के ऑब्जेक्ट की, पहला पॉइंट क्या बोल रहा है? आई कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली बट डिस्टेंस ऑब्जेक्ट अपीयर इनडिस्टिंक्ट। मतलब वो हम उसको बराबर सेपरेट आउट नहीं कर पाते, वो अलग अलग नहीं समझ पाते हम उसको। समझ में आ रहा है? तो जो नियर बाय ऑब्जेक्ट है, लाइक ये जो ऑब्जेक्ट है ये यहाँ पर इसी पोजीशन पे, मतलब ये आई से बहुत पास में है, तो इसकी जो इमेज है ये प्रॉपरली रेटिना में फॉर्म हो रही है और उसको हम प्रॉपरली देख पा रहे हैं। इसका मीनिंग ये है कि वो एक जगह पे फोकस हो रही है, कॉन्वर्ज हो रही है। समझ में आ रहा? इट मीन्स कि हम पास के ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख पा रहे हैं, ऐसा उसका मीनिंग है। वही अगर बात करेंगे डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट की, अब डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट मतलब क्या है कि दूर रखा गया ऑब्जेक्ट, मतलब ये जो पोजीशन है ये क्या है? इसका मीनिंग है ये इंफिनिटी पे है, ये दूर है, इसका एक पर्टिकुलर पॉइंट यहाँ पर गिवन नहीं है, तो इसलिए ऐसे डॉट 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 से बनाए गए ताकि आपको ये समझने के लिए है ये डॉट डॉट लाइंस कि यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन बहुत दूर है। क्या है? दूर है, काफी दूर है। समझ में आया? इसको बोला जाता है अपना मायोपिक आई। इसको क्या बोला जाता है? मायोपिक आई। अब क्या होता है जब मायोपिया होता है? तो जब मायोपिया होता है तो क्या होता है? तो ये जो आपका कॉर्निया है, एक तो उसका साइज बढ़ जाने के कारण वो इनसाइटेडनेस हो सकता है, या फिर ये जो आपकी आई लेंस है, ये आई लेंस अगर एलोंगेट हो गई ज्यादा, वो अगर बढ़ गई तो आपको प्रॉब्लम होता है किसका? मायोपिया का। समझ में आया? देखो, द कर्वेचर ऑफ द कॉर्निया एंड द आई लेंस इज इंक्रीज। उसकी वजह से क्या होता है? जो मसल्स नियर द लेंस है, आपने देखे ना, ये जो आपकी ये है, क्या कहते हैं उसको? लेंस। इसके बाजू में मसल्स होती है, तो वो जो मसल्स होती है वो मसल्स क्या करती है? वो रिलैक्स नहीं हो पाती, और वो रिलैक्स नहीं होने के कारण जो कन्वर्जिंग पावर है लेंस का वो हमेशा
ज्यादा ही रहता है। जो कॉन्वर्जिंग पावर है लेंस का वो क्या रहता है, ज्यादा हो जाता है। द कॉन्वर्जिंग पावर ऑफ लेंस रिमेन्स लार्ज, और हमेशा के लिए वो लार्ज रहता है। और जितना ज्यादा लार्ज कॉन्वर्जिंग पावर है मतलब कि उसकी फोकल लेंथ कम रहती है, बराबर है। और फोकल लेंथ कम होने के कारण हमें दूर के ऑब्जेक्ट देखने नहीं मिलते, पास के ऑब्जेक्ट को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। समझ में आया? इसलिए ये देखो मायोपिक आई में जो आपके जो कॉन्वर्जिंग है वो ये आपका रेटिना का पोर्शन में था इतना पीछे का उस, लेकिन रेटिना की इमेज फॉर्म हो रही है क्या? नो, वो इमेज फॉर्म हो रही है इन फ्रंट ऑफ रेटिना। इमेज कहाँ पे फॉर्म हो रही है? इन फ्रंट ऑफ रेटिना। इसीलिए बोला गया है इन नियर साइटेडनेस द इमेज ऑफ द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, डिस्टेंट का मीनिंग दूर का, फार ऑब्जेक्ट। समझ में आया? फॉर्म इन फ्रंट ऑफ रेटिना। देयर आर टू रीजन फॉर दिस डिफेक्ट, इसके लिए दो रीजन है। पहला आपने देख लिए, दूसरा क्या बोल रहा है? द आईबॉल एलोंगेट्स सो दैट डिस्टेंस बिटवीन लेंस एंड द रेटिना इंक्रीजेस। आईबॉल जो है वो अगर आपका इंक्रीज हो गया तो आईबॉल मतलब कि पूरा का पूरा जो आईबॉल है आपका जो कि 2.4 सेंटीमीटर उसका डायमीटर होता है, वो अगर एलोंगेट हो गया तो आपका रेटिना और आपका जो आपकी जो लेंस है ह्यूमन आई की, ये दोनों के बीच में डिस्टेंस बढ़ जाता है। और उन दोनों के बीच में डिस्टेंस होने की वजह से भी आपको नियर साइटेडनेस की प्रॉब्लम हो सकती है, मतलब कि मायोपिया की प्रॉब्लम हो सकती है। समझ में आ रहा है? अब ये जो मायोपिया है इसको कम कैसे करें, मतलब कि दूर की चीजें हैं जो है वो देखने के लिए हम कैसे उसको मतलब कम करें, समझ में आया? तो उसके लिए जो ये है मेजर है वो क्या है कि दिस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड। आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, स्टूडेंट सभी बच्चे देखेंगे वहां पर, दिस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग द स्पेक्टेकल्स ऑफ कॉन्केव लेंस। जो स्पेक्टेकल्स है जो आप लेंसेस यूज करते हो उसमें वो रहेगा कॉन्केव लेंस। कॉन्केव लेंस का काम क्या है कि वो कभी भी कोई भी रे ऑफ लाइट को डाइवर्ज कराती है। वो क्या कराती है? डाइवर्ज कराती है। तो देखो क्या बोल रहा है वहां पर, दिस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग द स्पेक्टेकल्स विद अ कॉन्केव लेंस ऑफ प्रॉपर फोकल लेंथ। उसकी लेंथ भी प्रॉपर होना चाहिए। समझ में आ रहा है? इसलिए हम जो बोलते हैं ना कि सभी को अलग अलग नंबर के चश्मे लगते हैं, नंबर मीन्स एक्चुअली क्या है वो फोकल लेंथ के अकॉर्डिंग बताया जाता है, ठीक है। दिस लेंस डाइवर्जेस द इंसिडेंट रेज एंड दिस डाइवर्ज रेज कैन बी कन्वर्ज बाय द लेंस इन द आई टू फॉर्म द इमेज ऑन द रेटिना। अब ये फिगर 3 देखो, यहाँ पर क्या होता है कि अब आपका कोई ऑब्जेक्ट है जो नहीं दूर डिस्टेंस पे है, तो फिर क्या होता है वहां से वो लाइट पास होती है, वो सबसे पहले स्ट्राइक करती है इस कॉन्केव लेंस पे। और ये कॉन्केव लेंस कहाँ पर प्रेजेंट होती है? ये कॉन्केव लेंस प्रेजेंट होती है स्पेक्टेकल्स में, चश्मे वगैरह जो हम यूज करते हैं उसमें। समझ में आ रहा है? जो स्पेक्टेकल्स हम यूज करते हैं स्पेक्स में आपकी जो कॉन्केव लेंस प्रेजेंट होती है वो क्या करती है, पहले इस इंसिडेंट रे को डाइवर्ज कराती है और फिर वही डाइवर्ज रे ठीक तरीके से क्या होते हैं, कॉन्वर्ज होते हैं ऑन द रेटिना। समझ में आ रहा है? मतलब एक ही साथ डाइवर्जेंस और कॉन्वर्जेंस यहाँ पर होता है, लेकिन थोड़ा प्रॉपर वे में। मतलब दिस लेंस डाइवर्जेंस द इंसिडेंट रे, ये जो लेंस है ये कॉन्केव लेंस, ध्यान से देखो, ये जो कॉन्केव लेंस है ये क्या करेंगी, ये कॉन्केव लेंस इस इंसिडेंट रे को डाइवर्ज कराएंगी, मतलब थोड़ा तिरछा जा रहा है ये। अब वो आपको डायग्राम में क्लियरली दिख ही रहा होगा कि थोड़ा तिरछा जा रहा है, मतलब डाइवर्ज हो रहा है वो इंसिडेंट रे, एंड दिस डाइवर्ज रे कैन बी कन्वर्ज। अब ये जो रे डाइवर्ज हुई है ये 1 2 ये दो रेस, एक और ये दो, ये जो दो रेस डाइवर्ज हुई वो डाइवर्ज होके फिर क्या होती है, कॉन्वर्ज होती है। वो डाइवर्ज होके फिर क्या होती है, कॉन्वर्ज होती है एक पर्टिकुलर पॉइंट से, और वहां पर हम फिर उस डिस्टेंस के ऑब्जेक्ट को, ज्यादा डिस्टेंस के ऑब्जेक्ट को भी क्लियरली देख पाते हैं। समझ में आ रहा? चलो उसके बाद में the lens in the eye and to form the image on the retina, the focal length of concave lens is negative। जो फोकल लेंथ होती है कॉन्केव लेंथ क्यों नेगेटिव होती है? क्यों नेगेटिव होती है? क्योंकि जो फोकस जहां पर कॉन्केव लेंथ इमेज बनाता है वो इंसिडेंट रे के साइड में होता है, मतलब नेगेटिव। मतलब जो फोकस है वो ये है आपका, तो जो कॉन्केव लेंथ का जो फोकल लेंथ है वो क्या आ जाएगा, इतना, ये f। इसीलिए उसकी जो वैल्यू है वो लेंस के लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव होता है, बराबर है। मतलब इंसिडेंट रे की डायरेक्शन अगर ये है आपका, ये आपकी ये लेंस है, तो लेंस से इधर के पूरे वैल्यू क्या होते हैं, नेगेटिव, और इधर के पॉजिटिव। तो जो फोकल लेंथ रहेगी वो नेगेटिव साइड में है आपकी, है ना।
नेगेटिव रहेंगी, ठीक है। उसके बाद में फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्केव लेंस इज नेगेटिव, सो लेंस विद द नेगेटिव पावर इज रिक्वायर्ड फॉर करेक्टिंग द नियर साइटेडनेस। इसीलिए आपने कई बार सुने होंगे किसी को कि नेगेटिव पावर का चश्मा लगा है, माइनस पावर का चश्मा लगा है बोलते हैं अपन, है ना। तो वो क्या होता है एक्चुअली कि वहां पर कॉन्केव लेंस यूज होती है और कॉन्केव लेंस की जो फोकल लेंथ है वो एक्चुअली में नेगेटिव होती है। इस वजह से जो पावर होता है उस लेंस का वो भी क्या रहता, वो भी नेगेटिव रहता। समझ में आ रहा, क्योंकि पावर की डेफिनेशन क्या है 1/f, और f क्या है नेगेटिव, आपका फोकल लेंथ क्या है नेगेटिव, तो नेगेटिव पावर का यहाँ पर उसको क्या लगेगा, स्पेक्स लगेगा, ठीक है। उसके बाद में द पावर ऑफ द लेंस इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट आईज डिपेंडिंग अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर नियर साइटेडनेस। अब सबका जो मायोपिया है वो अलग अलग होता है, किसी को किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस तक के नहीं दिखता, किसी को बहुत दूर का नहीं दिखता, तो सबके पर्सन टू पर्सन वो जो नियर साइटेडनेस है स्टूडेंट्स वो चेंज होते रहता है, पीपल टू पीपल वो डिफरेंट रहता है। तो सबको अलग अलग पावर का चश्मा लगता है, मतलब सबको अलग अलग पावर का नियर साइटेडनेस रहता है, वो मैग्नीट्यूड जो है उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू वो अलग अलग रहती है सबकी। समझ में आ रहा है, ये था आपका नियर साइटेडनेस। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद में फिर हम आते हैं हाइपरमेट्रोपिया पे, मतलब कि फार साइटेडनेस। फार साइटेडनेस रहेगा अपोजिट टू द नियर साइटेडनेस, बट देखते हैं कैसे। चलो अभी नेक्स्ट डिफेक्ट देखते हैं जो कि है फारसाइटेडनेस और हाइपरमेट्रोपिया। फारसाइटेडनेस बिल्कुल अपोजिट है इनसाइटेडनेस के। इनसाइटेडनेस में क्या हो रहा था कि पास के ऑब्जेक्ट तो हम क्लियरली देख पा रहे थे, लेकिन जो दूर डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट है, ज़्यादा डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट है, उनको हम देख नहीं पा रहे थे। वही अगर हम बात करेंगे फारसाइटेडनेस की, मतलब कि हाइपरमेट्रोपिया की, तो यहाँ पर क्या हो रहा है हाइपरमेट्रोपिया में जो पास के ऑब्जेक्ट है, जो पास के ऑब्जेक्ट है उनको हम क्लियरली नहीं देख पाते, मतलब नियर बाय ऑब्जेक्ट को क्लियरली नहीं देख पाते। वही अगर बात करेंगे डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को, तो वहां पर ह्यूमन आई एग्जैक्टली उसकी क्लियर पिक्चर अपने रेटिना पे फॉर्म करता है। ऐसा उसका मीनिंग होता है कि दूर के ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख पाना, मतलब कि जो क्लियर इमेज है वो रेटिना पर फॉर्म होती है इन डिफेक्ट ऑफ फारसाइटेडनेस। तो ये किस वजह से होता होगा, क्या कारण है इसके पीछे, है ना। क्योंकि ऐसा बहुत से लोगों में होता है कि दूर की चीजें उनको जल्दी समझ में आ जाती है, लेकिन पास में लिखे या फिर छोटे अक्षर जो है वो उनको ज्यादातर समझ में नहीं आते। क्यों होता है ऐसा, बिकॉज जो कर्वेचर ऑफ कॉर्निया है और आई लेंस है वो डिक्रीज हो जाता है, वहां पर इंक्रीज हो रहा था। अगर आप कंबाइनली देखोगे तो वहां कंपैरेटिवली देखोगे, कंपैरिजन करोगे तो वहां पर कर्वेचर ऑफ कॉर्निया और आई लेंस इंक्रीज हो रहा था, है ना। मायोपिया में यहाँ पर क्या होता है डिक्रीज होता है। साथ ही साथ में कॉन्वर्जिंग पावर जो है वो भी कम हो जाता है फिर, क्योंकि उनका जो कर्वेचर है वो कम हो जाता है और आई लेंस भी कम होती है, तो कॉन्वर्जिंग पावर भी क्या हो जाएगा उसका कम होगा, कम आई रेज वहां पर कॉन्वर्ज होगी, मतलब फोकस नहीं होंगी अच्छे से, ठीक है। उसके बाद में ड्यू टू द फ्लैटनिंग ऑफ आईबॉल, और आईबॉल के फ्लैटनिंग हो जाने से, मतलब कि ये जैसा दिख रहा है अभी इसके थोड़ा फ्लैट हो जाने से, समझ में आ रहा है, आईबॉल के फ्लैटनिंग की वजह से भी जो डिस्टेंस होता है बिटवीन द लेंस एंड द रेटिना वो डिक्रीज हो जाता है। वो जो डिस्टेंस होता है लेंस और आपके रेटिना के बीच में वो भी फ्लैट होने की वजह से आईबॉल कम हो जाता है, और कम होने के कारण हमें ये जो फारसाइटेडनेस है इसका हमें डिफेक्ट देखने मिलता है। अब देखो पहले डायग्राम के हिसाब से हम समझते हैं क्या बोला है, आई कैन सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली। ये जो दिखा रही है डायग्राम, ऑब्जेक्ट क्या है इन्फिनिटी पोजीशन पे दूर है, मतलब कि हम समझ के चलते हैं डिस्टेंट पोजीशन पे, इन्फिनिटी पोजीशन पे, तो वहां से जो ऑब्जेक्ट है वो प्रॉपर्ली कन्वर्ज होके रेटिना पे उसकी इमेज फॉर्म हो रही है। अब देखो रेटिना पे इसकी इमेज फॉर्म हो रही है, मतलब कि यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है वो क्लियरली हम देख पाते हैं, क्योंकि रेटिना किसका काम करता है, एज अ स्क्रीन का काम करता है। कोई भी इमेज फॉर्मेशन के लिए रेटिना वो किसका काम करेगा, स्क्रीन का काम करेगा, स्क्रीन के तौर पे वो वहाँ पर वर्क करेगा। तो जैसे जैसे वो स्क्रीन एक प्रॉपर बनती है, मतलब कि स्क्रीन पर जो इमेज हमें मिलती है क्लियर, उसी पर से हम उस ऑब्जेक्ट को डिटरमाइन कर सकते हैं। तो जब कोई डिस्टेंस पे है ऑब्जेक्ट और वहां पर अगर किसी को अगर फारसाइटेडनेस है, तो वहां पर वो दूर के ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख पाता है, क्योंकि वहां पर कन्वर्जिंग जो है लाइट रेस का वो प्रॉपरली होता है। जैसे कि ये फिगर में दिख रहा है आपको, ये सारी की सारी फिगर एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो रही है, और वो आ कैसे रही है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब कि दूर के डिस्टेंस से आ रही है। ऑब्जेक्ट जो है वो डिस्टेंस पे है ज्यादा, समझ में आ रहा है।
फार साइटेडनेस की प्रॉब्लम में क्या होता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है जिसकी पोजीशन नियर बाय है, जो ऑब्जेक्ट है वो नियर बाय है, मतलब कि पास में है आई के, समझ में आया? जो ऑब्जेक्ट है वो पास में है आई के, तो जो ऑब्जेक्ट पास में है यहां पर क्या होता है कि जो इमेज है वो बिहाइंड द रेटिना फॉर्म होती है, मतलब कि जैसे एग्जांपल में दिख रहा है आपको, ये डायग्राम में दिख रहा है, ये इतने पोर्शन में आपका क्या होता है, रेटिना होता है। ठीक है, तो ये जो आपका रेटिना है इस पर इमेज फॉर्म होने की, तो वो जो इमेज है वो कहां पर फॉर्म होती है, वो बिहाइंड द रेटिना, मतलब रेटिना के भी पीछे में उसकी इमेज फॉर्म होती है, मतलब कि वो आई डिटेक्ट ही नहीं कर पाता उस इमेज को, वो जो आई है वो उस इमेज को डिटेक्ट ही नहीं कर पाता, समझ में आ रहा है? इस वजह से वहां पर हमें फार साइटेडनेस की प्रॉब्लम होती है। इस वजह से हम वहां पे जो ऑब्जेक्ट है, जो पास में ऑब्जेक्ट है वो कॉन्वर्ज तो होते, लेकिन वो बिहाइंड द रेटिना कॉन्वर्ज होते हैं, इस कारण से हम उसको देख नहीं पाते, और ऐसे डिफेक्ट को कहा जाता है फार साइटेडनेस। क्या कहा जाता है? फार साइटेडनेस। द इमेज ऑफ द नियर बाय ऑब्जेक्ट गेट फॉर्म बिहाइंड द रेटिना, रेटिना के पीछे में जो है वो इमेज फॉर्म होती है, समझ में आ रहा है? बिहाइंड द रेटिना, ठीक है। उसके बाद में देयर आर टू रीजन फॉर फार साइटेडनेस, वही मैंने जो बताया पहला कि अगर कॉर्निया का कर्वेचर और जो आई लेंस है ये दोनों अगर डिक्रीज हो गए तो वहां पर कॉन्वर्जिंग पावर भी डिक्रीज हो जाता है, इस वजह से वो फार साइटेडनेस का प्रॉब्लम आता है। साथ ही साथ में फ्लैटनिंग ऑफ आईबॉल अगर हुआ तो वहां पर भी आपको जो डिस्टेंस है लेंस और रेटिना के बीच में वो आपको ज्यादा मिलता है, इस वजह से भी वहां पर क्या होता है, फार साइटेडनेस का प्रॉब्लम होता है। अब ये फार साइटेडनेस की प्रॉब्लम है, इसको कैसे दूर करेंगे? यहाँ पर हमको कॉन्वर्ज करना है, तो दिस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस। ये जो डिफेक्ट है ये कैसे करेक्ट किया जाता है? बाय यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस विथ प्रॉपर फोकल लेंथ, मतलब कि एक हम प्रॉपर फोकल लेंथ लेके जो आपका डिफेक्ट है वो करेक्ट कर सकते हैं कॉन्वेक्स लेंस का। किसका? कॉन्वेक्स लेंस का, ठीक है। फिर देखो अभी ये जो लेंस का काम क्या होता है, कॉन्वेक्स लेंस का काम क्या होता है, आपने इसके पहले भी पढ़े। कॉन्वेक्स लेंस लाइट रेज को कॉन्वर्ज कराती है, जो इंसिडेंट रे उस कॉन्वेक्स लेंस के ऊपर में इंसिडेंट होती है, स्ट्राइक करती है, उस लेंस को क्या कराती है, वो कॉन्वर्ज कराती है एक पर्टिकुलर फोकस पे, और यहाँ पर आपका फोकस रहेगा रेटिना। तो क्या होगा कि जब हम फार साइटेडनेस आई के लिए कॉन्वेक्स लेंस का यूज करेंगे तो यहाँ पर जो स्पेक्टेकल्स एक्चुअली में यूज करते हैं, जो स्पेक्टेकल्स में हम जब कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं तो वो जो कॉन्वेक्स लेंस है वो उस पास के ऑब्जेक्ट में से जो लाइट प्रोवाइड हो रहा है, जो लाइट रेस आ रही है, वहां पे उस ऑब्जेक्ट की जो लाइट रेस है उसको कॉन्वर्ज कराता है प्रॉपरली ऑन द रेटिना, और उसका फोकल लेंथ भी प्रॉपर होना चाहिए। दूसरी चीज, जो कॉन्वेक्स लेंस है उसका जो फोकल लेंथ है वो पॉजिटिव रहता है, क्योंकि जो इमेज फॉर्म होती है इन द कॉन्वेक्स लेंस वो राइट साइड में फॉर्म होती है कॉन्वेक्स लेंस के, इस वजह से जो फोकस होता है उसका वो राइट साइड में होता है। तो जो देखा जाए वैसे तो नेगेटिव भी रह सकता है कॉन्वेक्स लेंस का जो वैल्यू है वो नेगेटिव भी रह सकता है पावर, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम वो पॉजिटिव ही रहता है, मतलब कि जो फोकल लेंथ होती है कॉन्वेक्स लेंस की वो मोस्ट ऑफ द टाइम पॉजिटिव ही रहती है। Thus the spectacles used to correct the farsightedness has positive power, इसीलिए जितने भी स्पेक्टेकल्स, जितने भी आपके स्पेक्टेकल्स बनाए जाते हैं बाय यूजिंग द कॉन्वेक्स लेंस, और किसको कम करने के लिए? फॉर रिड्यूसिंग द फारसाइटेडनेस, मतलब फारसाइटेडनेस को कम करने के लिए जो स्पेक्टेकल्स यूज किए जाते हैं उसमें जो कॉन्वेक्स लेंस यूज की जाती है उसमें जो पावर होता है उसका वो पॉजिटिव होता है, वो क्या होता है? पॉजिटिव पावर होता है। और ध्यान में रखो कि फारसाइटेडनेस जो है वो रिलेटेड करती है पास के ऑब्जेक्ट को क्लियरली देखने के लिए, ठीक है। द पावर ऑफ दिस लेंस इज डिफरेंट डिपेंडिंग अपॉन द एक्सटेंट ऑफ फारसाइटेडनेस, कितना ज्यादा फारसाइटेडनेस है किसी इंसान का उस पर डिपेंड करता है कि वो पावर कितना रहेगा उस
लेंस का भी। समझ में आ रहा है? चलो उसके बाद में हम देखते हैं प्रेसबायोपिया। अभी प्रेसबायोपिया क्या है वो हम देखते हैं, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। अब देखते हैं डिफेक्ट ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन। अब उसमें आपका तीसरा पॉइंट है। आपका तीसरा पॉइंट क्या बोल रहा है कि जो प्रिस्बायोपिया है, अब ये प्रिस्बायोपिया मीन्स क्या होता कि जैसे जैसे अगर हम बात करते हैं अभी ह्यूमंस की, तो जैसे जैसे ह्यूमंस की एज बढ़ते जाती है, उम्र बढ़ते जाती है, वैसे वैसे जो आई का विजन है वो कम कम होते चलता है। जो आई लेंस का जो विजन है वो कम कम होते चलता। कैसे? अभी देखो, जनरली द फोकसिंग पावर ऑफ आई लेंस डिक्रीजेस विथ एज। मतलब कि आई का विजन कम हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है कि उसका जो फोकसिंग पावर है, मतलब कि जो आई लेंस कॉन्वर्जेंस दिखाती है ऑन द रेटिना, वो धीरे धीरे करके जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे वो कम कम होते चलता, वो नेचुरली वो होते चलता है। ठीक है? द मसल्स नियर द लेंस लूज देयर एबिलिटी टू चेंज द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। मतलब कि क्यों ये होता है कि उनकी जो हम बोल रहे हैं कि नेचुरली अभी वो जो फोकसिंग पावर है कम होता है, वो क्यों? क्योंकि फोकसिंग पावर जो वो डिपेंड रहेगा फोकल लेंथ के ऊपर में, कि जो फोकल लेंथ हमारा जो आई लेंस है वो फोकल लेंथ एडजस्ट करती है और उस प्रकार से फिर उसका फोकस होता है। लेकिन जब हम बात करते हैं कि जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे जो मसल्स होते हैं जो कि एडजस्ट करते हैं फोकल लेंथ को, वो आई लेंस को जो एबिलिटी और मसल्स की जो एडजस्ट करते हैं फोकल लेंथ को, वो कम हो जाती है। और उस कारण से वहाँ पर जो बुजुर्ग इंसान है, जो बूढ़े इंसान है, उनको पास के ऑब्जेक्ट देखने में तकलीफ होती है। देखो, द मसल्स नियर द लेंस लूज देयर एबिलिटी टू चेंज देयर फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। अब द नियर पॉइंट ऑफ द लेंस शिफ्ट टू द फादर, वो फादर हो गया, वो थोड़ा करेक्ट कर लेते हैं। हाँ, शिफ्ट टू द फादर ऑफ द आई, मतलब कि जो नियर पॉइंट था, नियर पॉइंट क्या था? जो मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम विच ऑब्जेक्ट कैन बी क्लियरली सीन। मतलब कि आपने 25 सेंटीमीटर देखे थे नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर देखे थे आपने, है ना? इसके पहले जस्ट स्टार्टिंग में हमने पढ़े थे। तो वो जो नियर पॉइंट है 25 सेंटीमीटर, वो भी बढ़ जाता है, वो इंक्रीज होता है, और इस वजह से ओल्ड पीपल कैन नॉट सी द नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली। और इसीलिए जो बूढ़े लोग होते हैं उनको पास के भी ऑब्जेक्ट क्लियरली वो देख नहीं पाते, और उसी डिफेक्ट को बोला जाता है प्रिस्बायोपिया। उस डिफेक्ट को क्या बोला जाता है? प्रिस्बायोपिया। समझ में आ रहा है? ये है आपका प्रिस्बायोपिया। अब कभी कभार क्या होता है कि कोई पीपल नियर साइटेडनेस से भी सफर करते हैं और फार साइटेडनेस से भी सफर करते हैं। मतलब उनको दोनों प्रॉब्लम होती है, दूर का भी देखने में और पास का भी देखने में। तो ऐसे केसेस में क्या होता है? इन सच अ वे अब केस ऑफ बाइफोकल लेंस। अब बाइफोकल लेंस मतलब क्या? उसमें कॉन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग दोनों। समझ में आ रहा है? जो बाइफोकल लेंस है वो वहां पर यूज की जाती है, मतलब वहां पर दो लेंस यूज की जाएंगी, एक रहेगी आपकी कॉन्केव और एक रहेगी आपकी कॉन्वेक्स। जो कि कॉन्केव लेंस डाइवर्जेंस शो करेंगी और कॉन्केव लेंस डाइवर्जेंस शो करेंगी और कॉन्वेक्स लेंस कॉन्वर्जेंस शो करेंगी। अब कॉन्वर्जेंस अगर हम दिखा रहे हैं और कॉन्केव लेंस डाइवर्जेंस अगर हम दिखा रहे हैं और कॉन्केव लेंस ले रहे हैं, मतलब कि वो करेक्ट करता है इनसाइडेडनेस को। जो आपकी कॉन्केव लेंस है, ये कॉन्केव लेंस कौन से डिफेक्ट को ये करने के लिए यूज किए जाते हैं? नियर साइटेडनेस, इनसाइडेडनेस बोल रहा हूं मैं, उसको अपन बोलेंगे नियर साइटेडनेस। नियर साइटेडनेस को मतलब कि मायोपिया को कवर करने के लिए किसका यूज होता है? कॉन्केव लेंस का। और वही अगर हम बात करेंगे कॉन्वेक्स की, तो कॉन्वेक्स किसको करेक्ट करता है? फार साइटेडनेस और हाइपरमेट्रोपिया। फार साइटेडनेस और हाइपरमेट्रोपिया को वो कवर करने में क्या करता है? करेक्ट करने में मदद करता है।
तो जैसे कोई कोई पीपल जिनको फार साइटेडनेस और नियर साइटेडनेस दोनों है, उनमें कौन सी लेंस यूज की जाती है? बाइफोकल लेंस। कौन सी लेंस यूज की जाती है वहां पर? बाइफोकल, मतलब जिसमें दो फोकल लेंथ रहेंगी, एक रहेंगी कॉन्केव लेंस की और एक रहेंगी कॉन्वेक्स लेंस की। समझ में आया? और उसमें भी अपर पार्ट में लगाया जाता है कॉन्केव लेंस स्पेक्टाकल के, और नियर पार्ट में लोअर पार्ट में लगाया जाता है कॉन्वेक्स लेंस टू करेक्ट द फार साइटेडनेस। इस प्रकार से आपके आज पूरे के पूरे डिफेक्ट क्लियर हो गए आई के। उसके बाद में ह्यूमन आई का पूरा पोर्शन इतना क्लियर हो गया, पूरा का पूरा पढ़ के रखो, कहीं से भी एक एक वर्ड तुम्हारा छूटने नहीं होना, पूरा पॉइंट टू पॉइंट प्रिपेयर करो। मतलब कि आप लोगों को ऐसा नहीं रहने वाला कि अरे अपना ये हुआ नहीं या फिर अपने को मतलब पढ़ के नहीं हुआ है, ऐसा वगैरह नहीं होना चाहिए। सभी ने वो पूरे पॉइंट कवर करना है, नोट्स प्रॉपर बनाओ, पॉइंट को कवर करो। जैसे आपको एग्जाम में अगर पूछ सकते हैं प्रिस्बायोपिया या फिर हाइपरमेट्रोपिया या फिर इमायोपिया, तो ये तीनों डिफेक्ट आपको याद रहने होना। 5 मार्क 4 मार्क के लिए क्वेश्चन आना लाजमी है, या फिर 2-3 मार्क के लिए आपको एक कोई भी पूछ सकते हैं डिफेक्ट और डायग्राम के साथ में। तो ऐसे टॉपिक वाइज क्वेश्चन प्रिपेयर करो, तैयारी करो उसकी अच्छे से, जो मन लगा के तैयारी करो, पूरा होगा। प्रिपेयर करो, होमवर्क वगैरह करते रहो प्रॉपरली, उसके बेस्ड ऑन क्वेश्चंस तैयार करो अपने मन से, उनके आंसर लिखो और करते रहो उसको। समझ में आया? जब हम नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो हम देखेंगे कॉन्केव लेंस के यूजेस, अपरेंट साइज क्या होता है कोई भी ऑब्जेक्ट का, और साथ ही साथ में देखेंगे यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। और ये अपना जो लेसन है ये खत्म हो जाएगा अगले क्लास में। थ्योरी पार्ट जो है वो अपना पूरा का पूरा कवर हो जाएगा किसमें? नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, चलो तो मिलते हैं अगले क्लास में। आज के लिए इतना ही।